तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग इसलिए नहीं बोलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है। कोई ऑल्टरनेटिंग करंट अगर हम किसी एक रेजिस्टेंस से पास कर रहे हैं, मान लो कि कोई एक करंट डीसी है, हम एक रेजिस्टेंस से पास कर रहे हैं, तो यू सी करंट इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन। लेकिन इस केस में ना कुछ समय के लिए करंट ऐसे जाएगा, नेक्स्ट समय में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। तो भी ऐसा वोल्टेज कैसे बनेगा? मतलब कभी ये हायर पोटेंशियल में होगा, ये लोअर पोटेंशियल में, कभी ये हायर पोटेंशियल में होगा, ये लोअर पोटेंशियल में। पोलैरिटी बदलता रहेगा, पोलैरिटी बदलेगा तो करंट का डायरेक्शन बदलेगा। ये सब चीज होगा कैसे? तो पहले हम लोग बात करेंगे जेनरेशन का, जिसमें 1 मार्क वाला क्वेश्चन एक आता है, लेकिन हमें डिटेल्स में देखना है। पहले देखना है जेनरेशन ऑफ एसी, जेनरेशन ऑफ एसी। When a coil is rotated in a magnetic field, coil is rotated in a magnetic field, alternating EMF, alternating EMF is developed across its terminals. Alternating EMF is developed across its terminals. हाँ ठीक है, बात तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों, कैसे? हाँ चलो देखते हैं थोड़ा। सपोज हम बात करेंगे कि यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ठीक है, B इज ए मैग्नेटिक फील्ड। से हियर इज ए कॉइल, ठीक है, यहाँ पर कोई एक कॉइल है, थोड़ा बड़ा कॉइल हो गया, दिखाने में दिक्कत होगा, ऐसे करते हैं। हियर इज ए कॉइल ऑफ सेवरल नंबर ऑफ टर्न्स, सेवरल नंबर ऑफ टर्न्स, n टर्न्स, और ये कॉइल का 2 टर्मिनल है, ठीक है। और दिस कॉइल इज नाउ माउंटेड ऑन ए शाफ्ट, किसी एक शाफ्ट के ऊपर बैठाया गया है। शाफ्ट मतलब कोई एक्सिस के ऊपर बैठाया गया है। इधर से किसी एक इंजन को लगा देंगे, वो घुमाएगा इसको, तो ये घूमेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। और ये जो कॉइल का 2 टर्मिनल है, ये शाफ्ट के ऊपर एक रिंग लगा है, सोचो, ये आया, ये रिंग इसके साथ लगा है, मतलब जब ये घूमेगा ये रिंग भी इस कॉइल के एंड के साथ हरदम कांटेक्ट में रहेगा। दूसरा टर्मिनल दूसरा रिंग के साथ लगा, सो यू फाइंड दे आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। जब ये घूमेगा ये रिंग भी उसके साथ साथ, मतलब ये टर्मिनल हरदम इस रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा। और क्या है, अभी इसको घुमाना है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में घुमाना है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। लेट n इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, a इज एरिया ऑफ कॉइल, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, and B is the magnetic field। अब चलो सोचे कि क्या होगा जब ये सारा चीज हमारे सामने रहेंगे और हम इसको यूज करना शुरू करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब ये कॉइल घूमेगा उसमें कुछ EMF इंड्यूस होगा। इनकॉर्पोरेटिंग लेंजेस लॉ विथ फैराडेस लॉ, यू नो द EMF इंड्यूस्ड in coil is given by minus m d phi by dt, rate of change in flux linkage, माइनस है, वो लेंजेस लॉ से है, आप जानते हो, अदरवाइज मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज m d phi by dt। अच्छा ये बात है, ठीक है। अभी घूमने लगा, एरिया इसका A है, कितना फ्लक्स जा रहा है इसके अंदर? अगर मैग्नेटिक फील्ड है B, एरिया A है, फ्लक्स है फाई, फाई कितना है? B इंटू एरिया। लेकिन हमें फाई का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चलो पहले निकालते हैं व्हाट इज फाई एट एनी टाइम t। आफ्टर t सेकेंड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
कितना होगा भाई? अगर एंगल है उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये कुछ ऐसा था, मैं को कॉइल दिखाता हूं। अरे मेरे पास कोई कॉइल नहीं है, ऐसा है ये कोई एक कॉइल था, शुरू में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा था, तो टी सेकंड में घूम गया होगा, कितना? ओमेगा टी। सो थीटा कितना हो गया? ओमेगा टी। ठीक है। नाउ व्हाट इज ए एन? ए एन क्या है? एरिया ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू बी। बी को परपेंडिकुलर होके क्या एरिया है? ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था, शुरू में पूरा का पूरा एरिया बी को परपेंडिकुलर था। अब ये घूम चुका है ओमेगा टी। अब ये ओमेगा टी घूम चुका है, ये एरिया का दो कंपोनेंट है। अब ये एंगल है ओमेगा टी, तो ये होगा ए कॉस ओमेगा टी, ये होगा ए साइन ओमेगा टी। देखो बी तो हमारा फिक्स्ड है, बी का डायरेक्शन फिक्स है। ए साइन ओमेगा टी के कारण कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, बिकॉज़ दैट इज पैरेलल। लेकिन ए कॉस ओमेगा टी के अंदर से कुछ फ्लक्स जा रहा है ना? हम जानते हैं द फ्लक्स passing through अच्छा ये लिखने में गड़बड़ हो गया। ये कितना हो गया? an कितना हो गया? इट इज a cos थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है? ओमेगा टी। ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल इज इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा? इट विल बी b into area normal to b. What is that? b a cos theta, और थीटा कितना था? ओमेगा टी। सो इट इज b a cos ओमेगा टी। अच्छा, तो the flux through the coil at any time t after t seconds is coming out like this. ध्यान से समझने की कोशिश करना। So what is the EMF? माइनस md5 by dt। cos ओमेगा टी का डेरिवेशन होगा ओमेगा साइन ओमेगा टी, इधर माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो मेरा आपको बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कितना इंटरेस्टिंग है। तो ईएमएफ कुछ ऐसा आ रहा है। साइन ओमेगा टी मतलब ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ क्या है? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। That is equal to, you say, VA minus VB. That is equal to VA minus VB. तो A और B का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, आपको होगी इट इज BN ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये क्वांटिटी तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, क्योंकि थीटा तो बढ़ रहा है ना, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, घूम रहा है पूरा कॉइल घूम रहा है। तो थीटा बदल रहा है, साइन ओमेगा टी बदल रहा है, ये वैल्यूज बदल रहा है। ये वैल्यू कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। मतलब कभी A हायर पोटेंशियल में है B लोअर पोटेंशियल में, या फिर कभी B हायर पोटेंशियल में है A लोअर पोटेंशियल में। पोलैरिटी इज चेंजिंग, सो यू फाइंड द EMF इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। थस क्या पता चला? ड्यू टू द टर्म sin omega t, the polarity of the terminals keep changing. टर्मिनल का पोलैरिटी बदलता रहता है। कैसा हो गया ये? बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये चीज हम लोग अभी देख लिए। इसी चीज को लेके और आगे बढ़ेंगे। अभी ये जो हम लोग अभी डिस्कशन किए, इसके ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 पॉइंट ही देखे हैं, जनरेशन के बारे में देखे, तो थोड़ा इसको और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पहला चीज तो ये हुआ कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है बी एन ए ओमेगा। तो पहला चीज समझ में आया, द EMF इंड्यूस्ड इज ऑल्टरनेटिंग
विथ मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग अदरवाइज कहेंगे पीक वैल्यू, और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है, इक्वल टू BNA ओमेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लेकिन ओमेगा जो आप देख रहे हो ना, उतना आसान नहीं है जैसे हम लोग सोच ले कि इसको जितना जो से घुमा रहे हैं, लेकिन आपके लेवल में वही समझ के चलो। तो ये हो गया BNA ओमेगा। अच्छा, दूसरा चीज है, हम बोले कि ये कॉइल ऐसे रखा हुआ था, हम घुमाना शुरू किए। अच्छा, ये कॉइल अगर इस पोजीशन में था, ठीक है, तो t सेकंड में ओमेगा टी घूम गया, तो एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट a cos ओमेगा टी हुआ, है ना। मान लो कॉइल ऐसा नहीं था, ऑलरेडी कुछ थीटा एंगल आगे था, थीटा 0 एंगल आगे था, अब ओमेगा टी सेकंड में घूमेगा, टी सेकंड में कितना घूमेगा, ओमेगा टी। अब ये पूरा एंगल क्या हो गया, थीटा प्लस ओमेगा टी। रिपीटिंग, ये हो जाएगा थीटा प्लस ओमेगा टी, मतलब फ्लक्स पासिंग विल बी कितना, इट विल बी b इनटू एरिया इनटू cos थीटा प्लस ओमेगा टी। हो सकता है कि कॉइल ऐसे नहीं था, थोड़ा पीछे था ऐसे घूम के, अब ओमेगा टी सेकंड में, टी सेकंड में वो घूम के ओमेगा टी आ गया, अब वो कितना एंगल कर रहा होगा, ओमेगा टी माइनस थीटा। तो जो वैल्यू है, जो यहां पर हम लोग cos ओमेगा टी आराम से लिख दिए, cos ओमेगा टी वाला टर्म आ गया, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, मतलब बाहर वाले क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहां पर जो एक्सप्रेशन में ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। ये थीटा कहां से आया, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। शुरू में वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर था, या थोड़ा घूम के था पीछे की तरफ, या थोड़ा घूम के था आगे की तरफ। आगे की तरफ घूम के था तो हो जाएगा प्लस, पीछे की तरफ घूम के था और होगा तो माइनस। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट है। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको मिटाया मैंने अभी, मिटाया तो हम कहेंगे डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ कॉइल with respect to magnetic field, the EMF can be of the form EMF is equal to BNA omega sin omega t plus minus phi 0। ये जो phi 0 है क्या है, phi 0 is called initial phase, initial phase। समझ में आया, initial phase मतलब initial position of the coil, initial position of coil with respect to मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं बताया, कोई आपको डिटेल्स में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको समझा दिया कब ये प्लस आएगा कब ये माइनस होगा। अगर कॉइल परपेंडिकुलर टू दिस है, phi 0 विल बी 0। कॉइल अगर उस पोजीशन से पीछे है phi 0 तो लिखेंगे माइनस phi 0, आगे है प्लस phi 0। सिंपल सा चीज है, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये करंट को, ईएमएफ को एक वेक्टर करके बनाएगा। अगर हम इस ईएमएफ को प्लॉट करना चाहेंगे तो ये अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो ये हो जाएगा कुछ ए साइन ओमेगा टी फॉर्म में, मतलब ए साइन थीटा वाला कर्व आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ एसी। अब एसी को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एसी को हाउ मेनी वेज वी कैन रिप्रेजेंट एसी वो देखना है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म।
इसमें क्या करते हैं, कोई एक अल्टरनेटिंग करंट है, मान लो I1, इसका वैल्यू ऐसे लिखते हैं Im sin ओमेगा t, या फिर I2 इट इज Im sin ओमेगा t प्लस ∅0, या फिर I3 Im sin ओमेगा t माइनस ∅0, ऐसे करके लिखते हैं। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। समझ में आया? ठीक। फिर आता है ग्राफिकल फॉर्म, बड़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, याद रखना बढ़िया से। ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म में व्हाट वी डू, वी प्लॉट द वेरिएशन ऑफ करंट विथ टाइम। अगर हम टाइम के साथ प्लॉट करना चाहेंगे, पहला वाला I1 एट t इक्वल टू 0 करंट इज 0, और ये तो साइन कर्व हुआ बाय, देखो ये गया ऐसे, कभी पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर 0 हो गया, एंड इट ऑसिलेट्स। और ये पीक वैल्यू क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। कितना है ये Im है। नीचे की तरफ जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू -1 होगा, तब कितना होगा, ये -Im है, सो इट इज ऑसिलेटिंग। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये हो गया ग्राफ हो गया I1। मैं I2 को प्लॉट करना चाहता हूं, I want to plot I2. Now at t is equal to 0, at t is equal to 0, current is not 0, some value is there, t 0 हो जाएगा तभी तो ये है ना, कुछ वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, मतलब अब ये चलेगा ऊपर और आएगा नीचे और आएगा ऐसे, ये आ गया, ये हो गया कौन सा कर्व, I2 वाला कर्व ऐसे आ गया, ठीक है, ये हो गया I2 वाला कर्व। t इक्वल टू 0 में 0 नहीं है। अच्छा, ये t इक्वल टू 0 में Im sin -5 दैट इज सेम एज माइनस sin 5 दैट इज सेम एज नेगेटिव क्वांटिटी। तो आप कहोगे t इक्वल टू 0 में ये नेगेटिव था, कुछ वैल्यू था, कितना था मालूम नहीं है, थोड़ी देर के बाद ये बढ़ा और 0 हुआ, फिर बढ़ा और मैक्सिमम हुआ, फिर घटा, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये हो गया I3। ठीक है, अभी कौन सा करंट लीडिंग है, कौन सा करंट लेगिंग है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। मैं यहां पर समझाने के लिए थोड़ा इनका वैल्यूज को ∅2 और इनका वैल्यूज को ∅3 ऐसे कर देता हूं, कुछ भी एंगल ∅3। देखो कौन पहले पीक वैल्यू में आया, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, पहले पीक वैल्यू में कौन आया, ये आया, ये कौन है भाई, I2। सो I2 इज लीडिंग एवरीवन, उसके बाद I1, उसके बाद I3। नाउ I2 लीड्स I1 एंड I1 लीड्स I3। ऑन द अदर हैंड I3 लैग्स I1 एंड I1 लैग्स I2, लैग्स LAGS, ठीक है, I1 लैग्स I2, I3 लैग्स I1। अब हम कहेंगे कि ये I1, I2, I3 के बीच में रिलेशन ऐसा है। अगर हम पूछेंगे I2 लीड कर रहा है किसको, I1 को, कितना लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, तो हम कहेंगे दोनों का फेज एंगल में जो डिफरेंस है, कॉइल आगे की तरफ था या पीछे की तरफ था, वो लीड कर रहा था कि लैग कर रहा था, पॉजिटिव है मतलब आगे की तरफ था, मतलब लीड कर रहा था, तो लीड कर रहा था मतलब आगे थे, कितना एंगल, ∅2। तो आप कहोगे हियर I2 लीड्स I1 बाय व्हाट एंगल, I2 का फेज एंगल माइनस I1 का फेज एंगल इज इक्वल टू ∅2। फेज एंगल है I1 लीड्स I3 बाय, I1 का फेज एंगल कितना है 0, I3 का -∅3 है ना, इज इक्वल टू ∅3। आपको कोई पूछेगा बताओ I2 और I3 में से कौन लीड कर रहा है, I2 लीड कर रहा है, I2 कितना लीड कर रहा है, तो I2 का फेज एंगल माइनस I3 का फेज एंगल, ∅2 माइनस ∅3 इज ∅2 प्लस ∅3, ठीक है ना। I2 लीड्स I3, यहीं पे लिख देता हूं, बाय व्हाट एंगल, ∅2 माइनस ∅3 इज इक्वल टू ∅2 माइनस ∅3।
ये आपको समझ में आना जरूरी है। वो लीडिंग लैगिंग वाला कंसेप्ट समझ में आना है। कैसे कहेंगे? कौन पहले पीक वैल्यू में है या फिर कौन पहले नेगेटिव हुआ? कौन नेगेटिव हुआ? पहले देखो नेगेटिव पीक में I2 आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद कौन पहले जीरो हुआ? ये पहले जीरो हो चुका था, कौन? I2, फिर बाद में ये हुआ, फिर ये थोड़ी देर के बाद जीरो हुआ। कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट को लेके चेक करेंगे कौन आगे आगे कर रहा है, क्योंकि ये लोग तो आगे आगे तो ये तो तीनों से चल रहे होंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है ना? ठीक है। अब कभी कभार थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि दीज आर ऑल सर्कुलर क्वांटिटीज। सर्कुलर क्वांटिटीज, सपोज हम कहेंगे I2 लीड्स I1 बाय 60 डिग्री और π/3। I2 लीड्स I1 बाय π/3। इसको हम दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। मान लो कि यहाँ पे दो आदमी दौड़ रहे हैं, ए दौड़ रहा है, बी दौड़ रहा है ना? और ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये डिस्टेंस दिया है मान लो 5 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये डिस्टेंस दिया है 15 मीटर। बताओ कौन आगे दौड़ रहा है? आप कहोगे ए बी से 5 मीटर आगे दौड़ रहा है। व्हाई नॉट टू से बी ए से 15 मीटर आगे दौड़ रहा है? बात तो एक ही हुआ ना। ए बी से 5 मीटर आगे दौड़ रहा है। ए इज लीडिंग बी बाय 5 मीटर्स। आई कैन से बी इज लीडिंग ए बाय 15 मीटर्स। अपनी अपनी परसेप्शन है भाई। तो हम कहेंगे I2 लीड्स I1 बाय 60 डिग्री और I1 लीड्स I2 बाय 300 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल तो 360 होता है। आर यू गेटिंग? सो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी चलता है। तो क्योंकि वो कभी कभार मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट करके फिगर दे देंगे, उसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी, आई एम टॉकिंग अबाउट चाहिए। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे? दे देंगे इन द फिगर शोन I1 लीड्स I2 बाय 60 डिग्री, I1 लैग्स I2 बाय 60 डिग्री, I1 लीड्स I2 बाय 300 डिग्री। तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है। I1 इज लैगिंग बाय 60 डिग्री और लीडिंग बाय 300 डिग्री। A is leading B by 5 meters और A is lagging B by 15 meter, because these are all circular quantities। घूम रहा है भाई, समझ में आया क्या? तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, लीडिंग लैगिंग वाला तमाशा क्या है। तीसरा वाला क्या है? फेजर फॉर्म। दो फॉर्म हम लोग देख लिए, तीसरा वाला है फेजर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी देखेंगे फेजर फॉर्म क्या है। थोड़ा यहाँ पर लिखते वक्त देखो φ2 माइनस φ3 लिख दिया हूं, क्या होना चाहिए? माइनस माइनस प्लस, ये φ2 प्लस φ3 होगा। फाइन, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन, प्रिंटिंग मिस्टेक। एंड द थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन AC इज बिट नंबर 3, फेजर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। फेजर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म क्या? इसमें क्या करते हैं हम? सारा करंट को वेक्टर जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारा करंट को वेक्टर जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है कितना? द RMS वैल्यू। वेरी सॉरी, अभी तक मैं RMS नहीं बोला, अब थोड़ा सा अभी टेक इट ग्रांटेड, इमीडिएटली आफ्टर दिस मैं आपको RMS वैल्यू क्या बताने वाला हूं। RMS वैल्यू, तो ये RMS वैल्यू होता है क्या? उसका मैग्नीट्यूड। तो I1 वेक्टर ड्रॉ करना है। कैसा ये वेक्टर? हम कहेंगे इसका RMS वैल्यू क्या है, निकाल देंगे, कुछ मिलेगा IRMS, तो जो मिलेगा। और उसका फेज एंगल कितना है? कुछ नहीं है, 0 है। अच्छा, तो फिर रियल एक्सिस के साथ 0 एंगल करके एक वेक्टर ड्रॉ करिए और कहिए कि ये वेक्टर I1 है, ये वेक्टर I1 है। वेक्टर मार्क यूजुअली देते नहीं, फिर वी राइट स्मॉल लेटर, इट इज कंसीडर्ड एज ए वेक्टर। अच्छा, और लेंथ कितना है? ये इसका RMS वैल्यू, और बता देंगे आगे वो Im/√2 होता है। तीनों का पीक वैल्यू बराबर है तो तीनों का RMS वैल्यू भी बराबर होगा। अच्छा, और यहाँ पर ये लीडिंग लैगिंग के साथ उनका पीक वैल्यू का कोई लिंक नहीं है। इसका पीक वैल्यू 10 एम्पियर है, इसका 20 है, इसका 30 है। लीडिंग लैगिंग में फर्क नहीं पड़ता है। लीडिंग लैगिंग इज डिसाइडेड बाय द फेज वैल्यूज हियर, इनिशियल फेजेस। हाँ, I2 ड्रॉ करना है। I2 क्या है? I2 इज सम ए वेक्टर दैट इज मेकिंग एंगल φ2। तो आप रियल एक्सिस के साथ I2 एंगल ड्रॉ करके I2 वेक्टर ड्रॉ करिए, दिस एंगल इज φ2, वेक्टर हो गया। I3 क्या है? ये थर्ड वेक्टर,
ठीक है, अब कहोगे कितना ये -φ3, तो ठीक है आप एक वेक्टर ड्रॉ करिए जो एंगल होगा -φ3। सो नाउ यू हैव शोन ऑल द थ्री वेक्टर्स इन ग्राफिकल फॉर्म, इन फेजर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कोई भी तीन वेक्टर को ऐसे दिखा सकते हैं। और यू नो ऑल एंगल्स आर मेजर्ड यूजुअली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे करके एंगल मेजर करते हैं। तो हम कहेंगे I2 is leading I1 by φ2, I1 is leading I3 by φ3, I3 is lagging I1 by φ3, I3 is lagging I2 by φ2 plus φ3, और I2 is leading I3 by φ2 plus φ3। ऐसे करके हम लोग कर लेते हैं। जानने के पीछे मकसद क्या है? मकसद क्या है कि जैसे हम लोग डीसी में करते थे ना, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, इधर करंट कितना हो गया I1 plus I2, तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ करने की जरूरत पड़ता है। ये फेजर फॉर्म जानने से काफी मदद मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि हाउ टू यूटिलाइज दिस, जो कि आपकी मैथमेटिक्स टीचर को देना चाहिए और पक्का वो नहीं बताएंगे। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा चीज है, इट इज फ्रॉम मैथमेटिक्स, बट मैथमेटिक्स में ये अप्रोच नहीं रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वो लोग दूसरे तरीके से करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक दूसरा करंट आ रहा है। आई कॉल दिस करंट I1, कितना, से इट इज 10 sin ओमेगा t प्लस से π/6 और कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया π/3। ठीक है, और आपका दूसरा करंट कितना है, ये दूसरा करंट है I2 है, ये इससे अलग है। चलो मान लेते हैं कि पीक वैल्यू बराबर है 10 sin ओमेगा t प्लस π/6। हाँ, दोनों करंट मिलके इधर से निकलेंगे। बताओ व्हाट इज I3? ये दोनों करंट को जोड़ना है, I3 निकालना है। बस यू नो ट्रिग्नोमेट्री, ये इसको इसके साथ जोड़ना है और जोड़ के निकालना है, सिंपलीफाई करके कुछ a sin ओमेगा t प्लस फाइव फॉर्म में रखना है। कैसा फॉर्म में रखना है? a sin ओमेगा t प्लस और -5 इसी फॉर्म में लाना है। तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा अगर मैथमेटिक्स की आइडियोलॉजी से जाओगे। थोड़ा फिजिक्स का सहारा लेते हैं। चलिए, ये दो करंट को जोड़ेंगे बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, वी आर गोइंग टू गेट I3। वी क्लियरली सी I3 इज I1 प्लस I2 हमें दिख रहा है, लेकिन निकालेंगे कैसे? ऐसे, चलो ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, और इसका पीक वैल्यू ले लेते हैं। ये पहला वाला I2 कैसा है? π/6, मतलब 30 डिग्री कर रहा है। हाँ, ऐसा कर लिए। कितना एंगल है? 30 डिग्री। ठीक है, ओ अच्छा, ये क्या मैग्नीट्यूड है? फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, से कॉल इट 10। मैग्नीट्यूड क्या है? 10। इसका कितना है? ये दूसरा कितना है? दूसरा तो है 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? हम लोग आरएमएस वैल्यू लेते हैं, लेकिन हमें पीक वैल्यू चाहिए। यहाँ पर ये पीक वैल्यू चाहिए, तो पीक वैल्यू लेके मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया I2, ये हो गया I1। अब ये दो वेक्टर को जोड़ना है, दोनों वेक्टर को जोड़ना है। तो ठीक है भाई, दो वेक्टर है, यू नो ट्रायंगल लॉ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 30 डिग्री। ये 30 है, ये 60 है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्योंकि π/3 है, π/6 है। तो ठीक है, जो I नेट होगा वो कितना होगा, उसका पीक वैल्यू कितना होगा I नेट का, और पीक वैल्यू ऑफ I नेट, पीक वैल्यू ऑफ I3 कितना होगा? ये 10, ये 10 कर देते हैं। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 into 10 into 10 cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम 30 डिग्री। ये हो गया 200, ये हो गया 200 और ये 100√3। 200 प्लस 100√3 का रूट ओवर 100√3 हो गया 173 प्लस 200 373 का रूट ओवर। ठीक है, 373 का रूट ओवर। तो 20 होने से 400 होता है, तो 19 के आसपास होगा कुछ ऐसे, रूट ओवर ऑफ 373। चलो इसका वैल्यू रख दी। अब ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर दिख रहा है। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये में लगाया ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला,
अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनका जो रिजल्टेंट कहाँ होता है, वो तो बीचों बीच होता है ना। दैट मींस जो I3 होगा वो दिखने में कुछ इस किस्म का होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा ये, और ये एंगल कितना होगा, ये 30 है, ये 60 है, ये 30 का आधा, मतलब दिस एंगल विल बी क्लियरली 45 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इतना सारा चीज देखने के बाद, you write I3 is equal to √373 sin ओमेगा t। ये लीड कर रहा है कितना 45 डिग्री, तो प्लस 45 डिग्री को क्या होता है π/4। आप उसको आप मैथमेटिकल आइडिया लगा कि इस फॉर्म में लाओ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। So this way we are able to add the two vectors I1 I2 to get the resultant vector I3। देखो आ गया √373 sin ओमेगा t प्लस π/4। समझ में आ रहा है। तो ये यूटिलिटी पार्ट है, नहीं पूछेंगे, क्या मालूम किसी का माथा खराब होगा तो बोर्ड में पूछ लेंगे, लेकिन दूसरे इंटरसेप्ट में पूछ सकते हैं। वो क्या करेंगे, ऐसे दे देंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे कि आपको कैलकुलेट करना पड़े। वो दे देंगे दो करंट है, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है। ये करंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 sin ओमेगा t, ये आ रहा है 10 cos ओमेगा t। बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट करंट। तो आप देखोगे cos ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस π/2, मतलब दोनों करंट को देखोगे तो एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, दोनों 10 टनाटन, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा रहेगा। बीच में रिजल्टेंट कितना हो गया 10√2, एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो आप कहोगे I3 ये हो गया I1, ये हो गया I2, तो फिर I3 क्या मिलेगा आपको 10√2 sin ओमेगा t प्लस π/4, क्योंकि 45 डिग्री है। फटाफट आप जोड़ के रिजल्टेंट करंट निकाल सकते हो। समझ में आया। ये मैं 30 डिग्री दे दिया बोल के आपको कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो गया, तो दे मैं आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे दे देंगे, कोई एक सर्किट दे देंगे, वो बोलेंगे कि ये सर्किट में इधर कोई एक इंपीडेंस लगा है, इधर कोई एक चीज लगा है, इधर एसी सप्लाई दिए, और बताओ इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है, व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द सोर्स, तो दिस प्लस दिस कर लो, निकल गया आंसर। ठीक है, तो आप ये जो कंसेप्ट दे रहे हैं उसको बखूबी यूज कर सकते हो, कंसीडरिंग देम एज वेक्टर्स। यहाँ पर करंट, वोल्टेज सब कुछ वेक्टर होते हैं। ठीक है।